गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन होने वाला है प्रीवियस ईयर पेपर 2012 को। ठीक है, यानी कि 2012 बीएचयू में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसको आज हम लोग हल करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा सेक्शन ए, यानी कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय सम्मिलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 47, 57, 37 और 27। तो यहाँ पे जो इस ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 47। लेकिन वर्तमान की बात करें यानी कि 2021 तक, ठीक है, 2021 तक अगर जो समवर्ती सूचियां हैं उनकी संख्या बात करें तो टोटल मिलाकर के 52 सूचियां इस समय हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रख रखिएगा कि इस समय भारतीय संविधान में अगर बात किया जाए समवर्ती सूची की तो टोटल मिलाकर के 52 समवर्ती सूची है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि राइट टू एजुकेशन बिल इज एसोसिएटेड विथ विच ईयर। इट मीन्स शिक्षा के अधिकार से संबंधित अधिनियम का संबंध किस सन से है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 2005, 2004, 2003, 2001। तो इनमें चारों में जो ऑप्शन दिया है उस यानी कि जो बीएचयू के जो ऑफिशियल आंसर किए थे उसके अनुसार सही आंसर था ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2005। लेकिन अगर बात करें जो शिक्षा का अधिकार संबंधित अधिनियम है वह लागू किया गया था 2 दिसंबर 2002 को संविधान के 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि इन चारों में जो ऑप्शन दिया है वह सही नहीं है। लेकिन आप जो कि ऑफिशियल आंसर की आई थी उस समय 2012 की, उसके अनुसार 2005 यहाँ पे सही था आंसर की। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि वोकेशनल एजुकेशन कंबाइंस प्रोडक्टिव लेबर विच विथ एजुकेशन एंड एथलेटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द आइडिया ऑफ होम। इट मीन्स व्यवसायिक शिक्षा में उत्पादक श्रम को शिक्षा और खेलकूद के साथ जोड़ने की व्यवस्था किसके विचार के आधार पर की गई थी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है कार्ल मार्क्स, दूसरा है लेनिन, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है बर्टन रसेल। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कार्ल मार्क्स के जो विचार थे उन्हीं के विचारों के आधार पर ही जो व्यावसायिक शिक्षा में है उसमें उत्पादक श्रम को शिक्षा और खेल कूद के साथ जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि इन विच ईयर द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया। इट मीन्स भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, मुक्त मतलब खुला खुला विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि 1983 में, 1981 में और 1980 में और 1988 में। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए था लेकिन उसमें आंसर दिया नहीं है। ठीक है, और जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके अनुसार यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है 1983 यहाँ पे माना गया है। लेकिन भारत का जो प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी है वह हैदराबाद में 1982 में ओपन हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल आंसर की थी उसके अनुसार ऑप्शन नंबर 1 सही है। लेकिन जो 1982 में खुला हुआ था, 1982, और यह किस नाम से ओपन हुआ था? तो यह नाम था भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से यह खुला था। और कहाँ खुला था अगर बात करें तो जगह का नाम है हैदराबाद में। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो भारत का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी है वह 1982 में हैदराबाद में ओपन हुआ था। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि बहु माध्यम उपागम यानी मल्टीमीडिया अप्रोच का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यानी मूल रूप जो है वह किससे संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से, दूसरा है कि दूरस्थ शिक्षा से और तीसरा दिया है कि सबके लिए शिक्षा योजना से, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है कि कार्य अनुभव योजना से। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दूरस्थ शिक्षा से ये संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि शिक्षा में समावेशन उन बच्चों को शिक्षित करने का एक उपागम है जिनकी सामान्य शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, खराब शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, ग्रामीण शैक्षिक आवश्यकताएं या फिर विशिष्ट शैक्षिक योग्यताएं हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विशिष्ट स्पेशल एजुकेशन नीड्स हैं जिनकी। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि व्हाट इज पीपीपी इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में पीपीपी का क्या अर्थ होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पीपल पब्लिक पार्टनरशिप या फिर पार्टिसिपेटरी पब्लिक पॉलिसी। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1
यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसका फुल फॉर्म होगा। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि NIVH इज कंसर्न्ड विथ द, यानी कि NIVH का संबंध किससे है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो NIVH है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, NIEPVD, ठीक है, NIEPVD, इसको भी ये नाम इसका दूसरा नाम है। अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ विजुअल डिसएबिलिटीज। और इससे तात्पर्य ये निकल के आता है, तो इसका जो संबंध होगा वह किससे होगा, विशिष्ट शिक्षा से होगा यहाँ पे। तो ये सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो 4 ऑप्शन दिया है, पहला है बी पास्कल, दूसरा है एच होल्ड्रिथ, तीसरा दिया है कि चार्ल्स बेबेज और चौथा दिया है जेवी न्यूमन। तो सही आंसर है, सभी को पता है कि जो कंप्यूटर का जनक यानी फादर कहा जाता है वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि नेशनल लिटरेसी मिशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन, जिसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, कब स्थापना की गई थी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 1988, 1998, 1999 या फिर 2000। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो स्थापना हुई थी वह 5 मई 1988 को हुई थी। और यह किसके द्वारा की गई थी, तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजीव गांधी जी के द्वारा यह इस जो मिशन है इस मिशन की शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि यदि अ किसी काम को 7 घंटे में पूरा करता है, ब उस काम के 1/3 भाग को 4 घंटे में पूरा कर लेता है, जबकि स उसके आधे काम को 3 घंटे में कर सकता है, द उस काम के दुगुने काम को क्या करता है, 8 घंटे में करता है, तो उनमें से कौन काम को पूरा करने में सबसे अधिक समय लेगा। तो इसका देखिए जो सिंपल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बिना समीकरण हल किए यहाँ पे आपको बता दें कि जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी जो है वह सबसे अधिक समय लेगा। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि विच एनिमल एमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, यानी निम्न में से कौन सा जानवर दूसरों से भिन्न है, घोड़ा, गधा, ऊंट और बकरी। तो यहाँ पे सबसे अलग जो है वह है कौन, बकरी ही सबसे अलग है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, यदि अ की आयु ब से 2 गुनी हो जबकि स की आयु ब से 1 साल कम हो और द 2 साल अधिक हो, तो उनमें सबसे छोटी आयु वाला कौन है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो डी है वह सबसे छोटी आयु वाला है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि 8, 14, 10, 20, 26, 22 और यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो इसको हल करने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 44, यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि राहुल अपनी घड़ी को टेबल पर इस प्रकार रखता है कि शाम 6 बजे घंटे वाली सुई उत्तर दिशा की तरफ है, 9:15 बजे रात में मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर होगी। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जो सुई होगी वह होगी आपकी पश्चिम दिशा की तरफ होगी। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि अगर ड्रम पीटने के लिए है तो पियानो क्या करने के लिए है, यहाँ बजाने के लिए है, गाने के लिए है, टक्कर के लिए या फिर ठोकर के लिए। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पियानो बजाने के लिए है। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि 49, 25, 125, फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क फिर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम हल करेंगे तो इसको यहाँ पे प्राप्त करेंगे कि ये 7 का वर्ग है और ये आपका 5 का क्या है, घन है। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 का फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और 1 का ये घन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सही आंसर होगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 25, ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि डार्कनेस इज टू अफ्रीका एज सनराइज इज टू, यानी कि जैसे अंधकार अफ्रीका के लिए है वैसे ही सूर्योदय जापान के लिए है, भोर के लिए है, पूरब के लिए है, श्रीनगर के लिए है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जापान के लिए है। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि शर्लॉक होम्स और सर आर्थर कॉनन डॉयल ये एक दूसरे से संबंधित हैं, तो रॉबिन्सन क्रूसो किससे संबंधित होगा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, यानी कि डैनियल डिफो से वह संबंधित होगा। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि मनोवैज्ञानिक संबंधित है स्नायु रोग से,
ठीक है, यानी साइकोलॉजिस्ट जो है वो न्यूरोसिस से संबंधित हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 2 ऑप्शन दिया है यहाँ पर और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है कि नेत्र चिकित्सक जो है वो मोतियाबिंद से संबंधित है, त्वचा विशेषज्ञ जो है वह अस्थि भंग से संबंधित है, शिशु जो है शिशु रोग विशेषज्ञ से संबंधित है, चकता जो है अस्थि विशेषज्ञ से संबंधित है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नेत्र चिकित्सक जो है वह मोतियाबिंद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि थ्रू टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम बेसिकली वन कैन लर्न स्किल्स रिलेटेड विथ, यानी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से कोई वह कौशल सीख सकता है जो मूल रूप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि विद्यालय से, सीखने से, अंतर क्रियात्मक व्यवहार से, या फिर शिक्षक कक्ष गृह व्यवहार से। तो सही आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शिक्षक कक्ष कक्षा गृह व्यवहार से वह संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि यहाँ पे ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम इज बेसिकली रिलेटेड विथ विच ऑफ वन फॉलोइंग, यानी कि मुक्त विद्यालय कार्यक्रम मूल रूप से निम्न में से किसके साथ संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हैं, दूर परिसर शैक्षिक कार्यक्रम से, औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम से, व्यावसायिक शिक्षा आधारित कार्यक्रम से, या व्यवहारिक साक्षरता कार्यक्रम के द्वारा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा, यानी कि दूर परिसर शैक्षिक कार्यक्रम से यह संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि यदि, यानी कि इफ़ यू आर अनेबल टू गेट एडमिशन इन बीएड देन यू विल, यदि आप बीएड में प्रवेश नहीं पाते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? घर पर ट्यूशन करेंगे, नौकरी पाने तक घर पर ही रहेंगे, कोई दूसरा काम करेंगे, या फिर प्रवेश के लिए लगातार आवेदन करेंगे। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आप प्रवेश के लिए लगातार क्या करेंगे? आवेदन करेंगे। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि व्हेन द स्टूडेंट्स फेल्ड इट कैन बी रिगार्डेड एज, यानी छात्रों के अनुत्तीर्ण होने पर यह समझा जा सकता है कि व्यवस्था अनुत्तीर्ण हो गई है, अध्यापक अनुत्तीर्ण हो गया है, पुस्तक अनुत्तीर्ण हो गई है, या फिर छात्र अनुत्तीर्ण हो गया है। तो सही आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपका छात्र अनुत्तीर्ण हो गया है। छात्रों का अनुत्तीर्ण होने पर यह समझा जाता है क्या कि छात्र ही अनुत्तीर्ण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? ईमानदारी है, परिश्रमी है, कर्तव्यनिष्ठा है, या फिर नियमितता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कर्तव्यनिष्ठता उसकी सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि सुभाष प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि सुभाष अपने अध्यापक से शिकायत करता है कि 3 अन्य छात्रों, जिन्हें अध्यापक जानता है कि वे सुभाष के मित्र हैं, ने सभी परीक्षा में एक दूसरे की नकल की। इस परिस्थिति में निम्न में से सबसे पहले क्या करने का सुझाव अध्यापक को देना चाहिए? तो चारों में 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है कि तीनों बच्चों को 0 अंक देना चाहिए, सुभाष के पिताजी से बातचीत करनी चाहिए, या फिर यह समझने का प्रयास करना चाहिए सुभाष ने ऐसा क्यों कहा, और चौथा दिया है कि कथन की उपेक्षा करनी चाहिए। तो चारों में जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, यानी कि आपका यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि सुभाष ने ऐसा क्यों कहा। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि एक अति सक्रिय बच्चे के साथ अध्यापक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? बच्चे को अधिक कार्य देना चाहिए जिससे कि उससे अपनी ही सीट पर बैठे रहने का कारण मिल जाए। बच्चे को अपनी सीट जब वह अधीर हो तो छोड़ देने की अनुमति देनी चाहिए। बच्चे को कुछ उद्देश्यपूर्ण कार्य देने चाहिए जिससे कि उसकी सक्रियता को उचित ठहराया जा सके। और ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि बच्चे को कक्षा से हटा देना चाहिए। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बच्चे को कुछ उद्देश्यपूर्ण कार्य देना चाहिए जिससे कि उसकी सक्रियता को उचित ठहराया जा सके। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है कि एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता बहुत जरूरी होती है? आईसीटी का ज्ञान, विषय का ज्ञान, नियोजन का ज्ञान, वैयक्तिक भिन्नता का ज्ञान। तो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आईसीटी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 29 है कि एक छात्र का अभिभावक अपने बच्चे को शैक्षणिक भ्रमण पर जाने से मना कर देता है। एक छात्र का अभिभावक जो अपने बच्चे को शैक्षणिक भ्रमण पर जाने से मना कर देते हैं तो अध्यापक को सबसे पहले इस विषय को प्रधानाचार्य के पास भेज देना चाहिए। अभिभावक के साथ भ्रमण के शैक्षणिक उद्देश्य पर विचार विमर्श करना चाहिए। प्रत्येक छात्र भ्रमण पर क्यों जाना चाहता है, इस विषय पर पूरी कक्षा को एक गृह कार्य दिया जाना चाहिए और उस पर अभिभावक का हस्ताक्षर करा कर लाने के लिए कहना चाहिए। उसी कक्षा के लिए अन्य अध्यापकों को
छात्रों को भ्रमण पर ले जाने के लिए कहना चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अभिभावक के साथ भ्रमण के शैक्षणिक उद्देश्य पर विचार विमर्श करना चाहिए। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि कक्षागत व्यवहारिक समस्या को सुलझाने का निम्न उद्देश्य सिवाय छात्रों को अपने आत्मनियंत्रण को सुधारने में सहयोग देना है, अकेले में जब आवश्यक हो तो सजा देना, अपराध को समझना, उन प्रार्थनाओं का उपयोग करना जिनकी छात्र के लिए उपयोगिता हो। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उन प्रार्थनाओं का उपयोग करना जिनकी छात्र के लिए उपयोगिता हो, ये सही आंसर होगा। उम्मीद है आज का आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।